छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती। सुनो और समझो। पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार इनका जन्म 1906 में हुआ। यह हिंदी के प्रसिद्ध यथार्थवादी रचनाकार थे। उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं को अपने साहित्य में उतारा। विदेशी भाषाओं की कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। उनकी भाषा सहज तथा भाव संप्रेषित करने वाली है। इन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनकी मृत्यु 1982 में हुई। मेरा अहोभाग्य यह एक संस्मरण है। लेखक विद्यालंकार जी एक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए शांति निकेतन गए थे। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत के बीरभूम जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा शहर है, जो कोलकाता के लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इस शहर को बनाया था। उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह शहर प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। शांति निकेतन एक पर्यटक आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कई साहित्यिक कृतियां यहाँ लिखी थी और यहाँ जो उनका घर है वह एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी जब शांति निकेतन गए थे तब वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से मिले। उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलो पहले हम पाठ का प्रकट वाचन करते हैं। सुनो और समझो। पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर के मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा,
गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा वह भाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिस पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो बच्चों, आपने पाठ का प्रकट वाचन ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसके उत्तर आपको देने हैं। तो बताओ, मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक कौन है? मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी हैं। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को फरवरी 1936 में कहाँ जाना था? लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को फरवरी 1936 में शांति निकेतन जाना था। विद्यालंकार जी शांति निकेतन किस लिए जाने वाले थे? विद्यालंकार जी शांति निकेतन एक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। साहित्यिक कार्यक्रम में जाने के लिए विद्यालंकार जी बहुत आनंदित क्यों थे? साहित्यिक कार्यक्रम में जाने के लिए विद्यालंकार जी बहुत आनंदित थे क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। लेखक और बहुत सारे लोग तय किए हुए दिन कोलकाता से शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 दर्जन यानी 12 हिंदी साहित्यिकों का दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन घने अशोक वृक्षों के उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। लेखक जिस इमारत में ठहरे थे वह इमारत बहुत सुंदर और बड़ी थी। शांति निकेतन जाने से पहले लेखक के मन में शांति निकेतन की सुंदरता के बारे में जो विचार आए थे वह विचार वहां जाने पर सच हो गए। लेखक और उनके साथ जो हिंदी साहित्यिक थे उनको ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहराया था। उस कमरे के बाहर क्या था? उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे के सामने लेखक को कौन से वृक्ष दिखाई दिए? बरामदे के सामने लेखक को सघन बकुल वृक्ष दिखाई दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल लेखक और उनके साथियों को क्या बताया गया? दूसरे दिन प्रातःकाल लेखक और उनके साथियों को बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। यह बात सुनकर लेखक निराश हो गए, मगर कुछ ही देर में उन्हें मालूम हुआ कि उनके डॉक्टर ने लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें हम लोग गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं और उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी कर सकते हैं। यह बात सुनकर लेखक और उनके साथ जो लोग थे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब लेखक और उनके साथ जो लोग थे वह बेसब्री से, अधीरता से गुरुदेव से मिलने का और उनके साथ वार्तालाप करने का इंतजार करने लगे। दोपहर के 4 बजे थे तब गुरुदेव की भेंट हुई।
गुरुदेव को लगा था कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, लेकिन जब गुरुदेव जी ने इन सभी लोगों को यानी 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। बाद में सभी लोगों का परिचय हो गया और वार्तालाप शुरू हुआ। गुरुदेव ने 50 बरस पहले की बात बताई। उन्होंने कहा, 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधे आदमी था। मैंने शुरुआत में जो कहानियाँ लिखी उसमें ग्रामीण जीवन संगति का ही वर्णन है, यानी ग्रामीण जीवन पर ही शुरुआत के दौर में गुरुदेव जी ने कहानियाँ लिखी हैं। गुरुदेव ने जब यह कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो उसके पहले बांग्ला भाषा में ऐसा लेखन नहीं था। तो गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे, यानी ग्रामीण जनता की मन की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कहानियों में होता था। गुरुदेव आगे कहते हैं, उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। बाद में गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक गए। तभी लेखक ने गुरुदेव से क्या पूछा? लेखक ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? काबुली वाला यह एक लोकप्रिय कहानी है। देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला हमारे यहाँ आता था। हम सबकी उससे जान पहचान हो गई थी। मेरे मन में विचार आए कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। बातें करते करते 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। यह वार्तालाप शुरू ही था। लेखक कहते हैं, यह वार्तालाप हम सब के लिए एक मानसिक खाद्य था। अब गुरुदेव उठे और चलने लगे। जाते जाते गुरुदेव ने सभी से क्या कहा? जाते जाते गुरुदेव ने सभी से कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। लेखक कहते हैं, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। बाद में लेखक अपने कमरे में वापस आ गए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से लेखक एक असाधारण उल्लास महसूस कर रहे थे। बाद में लेखक को कमरे के बारे में क्या पता चला? बाद में लेखक को कमरे के बारे में यह पता चला कि वह जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। यह पता चलने के बाद लेखक की खुशियों का ठिकाना न रहा। लेखक को आगे यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। यह बात सुनकर तो लेखक भाव विभोर हो गए। लेखक आगे कहते हैं, मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। यानी लेखक कहते हैं कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि जिस कमरे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई उसी कमरे में मुझे ठहरने का मौका मिल गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविताओं का संग्रह है, जिनके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। इस रचना का मूल संस्करण बांग्ला में था, जिसमें ज्यादातर भक्तिमय गाने थे। आशा करती हूँ मेरा अहोभाग्य यह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा।